हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दिवाकर है और हम इस वीडियो में 71st बीपीएससी का जो करंट अफेयर है उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक ऑप्शन को डिस्कस किया जाएगा कि वो ऑप्शन एग्जामिनर ने क्यों सेट किया है, रीज़न क्या रहता है ऑप्शन को सेट करने के पीछे। क्योंकि लास्ट ईयर 46 या 45 क्वेश्चन थे और मेरे 32 से 33 क्वेश्चन ठीक हुए थे। और मेरे उससे पहले यूपीएससी का एग्ज़ाम था। यूपीएससी के एग्ज़ाम के कारण मुझे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। मैंने 15 से 20 दिन ही करंट अफेयर प्रिपेयर किया था, बट इतना कम टाइम में भी मेरा काफ़ी अच्छे से करंट अफेयर ठीक हुआ था। मैक्स टू मैक्स मैंने 20 दिन करंट अफेयर पढ़ा था अच्छे से। तो 20 से 25 दिन में लास्ट में आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका करंट अफेयर एकदम बेस्ट हो जाए। क्योंकि ये एरिया ऐसे हैं, अगर यहाँ आपके क्वेश्चन अगर बढ़ गए, यहाँ क्वेश्चन आपके 5 से 6 नंबर बढ़ गए, क्योंकि 45 में से 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो हर कोई ठीक कर देगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 20 क्वेश्चन तो हर कोई ठीक कर देगा, लेकिन 20 से 30 क्वेश्चन, 30 से 32 क्वेश्चन यहाँ तक अगर आपको लेके जाना है तो लास्ट में कुछ एफर्ट्स तो लगाने होते हैं ना। तो लास्ट में जो एफर्ट्स लगाएंगे उसी का यहाँ करंट अफेयर इंक्रीज होता है, करंट अफेयर में मार्क्स। तो फिर डिस्कस करते हैं। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा वीडियो, तो हिंदी मीडियम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और जैसे लास्ट ईयर इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं उसके बेसिस पे मैं एज्यूम करूँगा कुछ कि नेक्स्ट ईयर वो किस टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कि कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 38 नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुई, नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुई बिहार में, मैंने बिहार के प्लेयर ने कितने मेडल जीते हैं। तो ये क्वेश्चन ना इन्होंने पहली बार तो गलत सेट कर दिया था। ये 2023 में हुई थी, जिसमें 5 मेडल जीते थे बिहार ने, बट इन्होंने यहाँ 25 लिख दिया था। तो इन्होंने क्वेश्चन ही पेपर में गलत सेट कर दिया था। बट अब ये हमें चीज़ पता चल गई ना कि ये बिहार के जो जो प्लेयर्स हैं वो कितने मेडल जीत रहे हैं, कहाँ कौन से स्पोर्ट्स में। तो उस एरिया पर आपको फोकस करना है। अब जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था लास्ट ईयर, कब हुआ था ये 8 मई से चला था, 16-17 मई के करीब। तो ये आई थिंक 4 मई से चला था, 4 मई से 15 मई के बीच, ठीक है। 4 से 15 मई के बीच खेलो इंडिया यूथ गेम चला था। तो उसमें बिहार ने कितने मेडल जीते। तो अब इस बार ये क्वेश्चन बनेगा, तो हम उसको डिटेल में अगर मैं बताऊँ आपको, तो इस बार बिहार ने 36 मेडल जीते। कितने मेडल जीते 36, जिसमें से 7 गोल्ड हैं, 11 सिल्वर हैं और 18 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गए। तो ये मेडल आपको याद रख लेने हैं। खेलो इंडिया जैसे 5 सिटी में कंडक्ट कराए गए, कहाँ कहाँ कराए गए होंगे आपको पता होगा। पटना हो गया, राजगीर हो गया, गया हो गया, बेगूसराय हो गया एंड भागलपुर हो गया। ये 5 सिटी में कंडक्ट कराए गए। और तो थीम क्या रखा इन्होंने, एक थीम भी था, खेल के रंग बिहार के संग, इसकी थीम थी खेलो इंडिया की, खेल के रंग बिहार के संग। और इसका मैस्कोट था, मैस्कोट क्या था इसमें, गज सिम्हा, एलिफेंट है ये इसका मैस्कोट था। तो ये सारे टॉपिक को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि बिहार के प्लेयर्स कितना मेडल जीत रहे हैं। ये 25 में जीते थे 36 मेडल, जब बिहार में ऑर्गेनाइज कराया गया गेम। लेकिन जब 2024 में हुआ था खेलो इंडिया, तब बिहार के सिर्फ 5 ही मेडल थे। तो आपने देखा होगा जिस स्टेट में या फिर ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं उसको बेनिफिट होता है कितना, वहाँ के प्लेयर्स का काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जिससे। फिर आगे आते हैं, हाँ ये क्वेश्चन ईजी था, कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट। आपको पता है कोसी जो है फ्लड वाली एरिया है, कोसी एरिया में काफ़ी फ्लड आता है, मेची जो है ड्रोट एरिया है थोड़ा यहाँ। तो इन दोनों को लिंक किया गया है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट बेनिफिट होंगे। तो ऑप्शन काफ़ी इसमें आसान बनाए थे। पटना कैसे हो जाएगा, पटना में तो कोसी रिवर है ही नहीं, ठीक है। बेगूसराय भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इसमें काफ़ी फिट आसान बनाए गए थे। तो इसमें हो जाएगा सीमांचल वाले जो एरिया हैं, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज एंड कटिहार। आपको पता है ये लोकेटेड है कहाँ कहाँ, क्योंकि लोकेशन भी हमें पता होनी चाहिए ना। एक बार मैं आपको मैप बना के दिखाता हूँ। आई थिंक ये देखो, हाँ जैसे कि ये हो गया अररिया, ये नेपाल से टच करता है। ये हो गया किशनगंज, ये नेपाल से टच करता है, इधर वेस्ट बंगाल से टच करता है। फिर आता है पूर्णिया, ये वेस्ट बंगाल से टच करता है। फिर आ जाता है कटिहार। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट थे जिससे बेनिफिट होगा कोसी मीची लिंक इसको। फिर आगे क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, कौन सी इसमें क्लासिकल लैंग्वेज है। तो आपको एक चीज़ पता चल गई ना कि लैंग्वेज पे ये क्वेश्चन बना रहे हैं, कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है। एईडीओ के पेपर में इन्होंने पूछा था सुप्रीम कोर्ट जो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेगा, तो अंडर विच आर्टिकल, ये क्वेश्चन बना था। तो आर्टिकल 348 है ये, 348 एडीओ में पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज़ की जाएंगी वो कौन से आर्टिकल में डील करता है। फिर ये पूछा कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है,
आपको पता है ना, तेलुगु को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल चुका है ऑलरेडी 2008 में। ठीक है, मराठी और बंगाली, इन सारी लैंग्वेज को 2024 में मिला था। 5 लैंग्वेज को दिया गया था, मराठी, बंगाली, पाली, पाली हो गया, प्राकृत, ठीक है, एक और है, ये हो गए ना सारे, मैथिली। 3 तो बिहार की हो गई, पाली, प्राकृत और ये मैथिली। ये एंशिएंट लैंग्वेज है दो, पाली एंड प्राकृत। तो लैंग्वेज पे भी काफ़ी फोकस रहता है सरकार का पीपीएससी के क्वेश्चन में। आपको पता है लैंग्वेज के से रिलेटेड हमेशा कंट्रोवर्सी चलती रहती है साउथ इंडियन स्टेट में। और सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 2004 में सबसे पहले बनी थी तमिल। तमिलनाडु की लैंग्वेज है तमिल, इसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था। फिर 2005 में दिया गया संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला। ठीक है, लेटेस्ट वाले आपको याद रखने हैं, 5 लैंग्वेज को मिला। ठीक है, मराठी, मैथिली, बंगाली, पाली एंड प्राकृत। तो 5 लैंग्वेज हो गई। तो क्लासिकल लैंग्वेज से तो रिलेटेड पूछ लिया, बट कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं ना अभी। लैंग्वेज का जब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा बनी रहे यहाँ से क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन आपको और करने चाहिए। अब जैसे कि हिंदी लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, ये कौन से आर्टिकल में है? 343 क्लॉज 1, हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर एक चीज़ और बनती है, बिहार ने अभी, आपको पता है बिहार में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक तो हिंदी है और एक है उर्दू। तो उर्दू को कब ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला? 1989 में। बिहार फर्स्ट स्टेट है जहां उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था, फर्स्ट स्टेट। तो ये कौन से आर्टिकल में मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आर्टिकल है 345। 345 में बिहार ने अपने आप को उर्दू का जो है सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया हुआ है। ठीक है, फिर एक बनता है लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड। लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी कौन से आर्टिकल में है? 350 बी। और 350 ए किससे रिलेटेड है? 350 ए है मदर टंग से रिलेटेड, यहाँ मदर टंग लैंग्वेज से डील करता है। ठीक है, और एक आर्टिकल है 351। 351 किससे रिलेटेड है? ये है हिंदी, हिंदी के लिए प्रमोशन के लिए काम करना है सरकार को, 351 आर्टिकल बोलता है। हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, मैंने एक लैंग्वेज पे एक वीडियो बनाई थी, वो आपको एक बार जाके देख लेना है, वो काफ़ी अच्छी वीडियो थी, लैंग्वेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन उसमें डील हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, क्लासिकल लैंग्वेज, सब कुछ हो जाएगा उसमें। और अभी रिसेंट में ना न्यूज़ और थी, जम्मू, अभी लद्दाख में प्रोटेस्ट हुए थे, तो 2 वहाँ की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है। एक तो है भोती, भोती याद रखना है, एक है पुर्गी, पुर्गी, भोती एंड पुर्गी, ये 2 ऑफिशियल लैंग्वेज बनी है वहाँ की। ठीक है, रिसेंट में एक मेघालय ने भी तो किया है, तो मेघालय की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज अभी न्यू डिक्लेयर की गई है। मेघालय की ना हिल है, 3 हिल है, गारो, खासी एंड जैंतिया। क्या है? गारो, खासी, जैंतिया। तो जैंतिया को हटा देंगे हम, गारो एंड खासी ये ट्राइब के नेम भी हैं, तो इन्हीं के नाम पर लैंग्वेज है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस भी दिया गया है मेघालय में। तो कितना डिटेल में हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया। लैंग्वेज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो छोटे का थोड़ी है पापा। फिर आगे आते हैं, नगी वर्ल्ड सेंचुरी जो है, इसको इंपॉर्टेंट बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरिया रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, तो किसने किया है इसको रिकॉग्नाइज? वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। बर्ड वर्ड लगा हुआ है तो आप कॉमन कॉमन वर्ड्स को कंपेयर करके भी इस आंसर को कर सकते थे अगर नहीं पता था तो। वर्ड बर्ड जो है, ठीक है, यूनेस्को तो होगा ही नहीं। ठीक है, और पता है इसमें लगभग 550 साइट्स हैं ऑलमोस्ट लगभग इंडिया की। फिर आगे आते हैं, और हाँ, जब इनका वर्ल्ड सेंचुरी पे फोकस है ही, तो आपको और जो वर्ल्ड सेंचुरीज हैं बिहार की, वो भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पक्षी बिहार जो है, और वेटलैंड आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अभी रामसर साइट्स आपको पता है ना, 6 रामसर साइट्स बन गए हैं बिहार में, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कावड़ झील बना था 2020 में, ठीक है, नगी नटकी बना है, फिर एक गोकुल बना है, फिर एक उदयपुर बना है, ये वेस्ट चंपारण में गोकुल वेस्ट, ये बक्सर में है, फिर एक कटिहार बना है। तो ये सारे नाम भी आपको पता होने चाहिए। कटिहार में गोगा बिल है। फिर आते हैं नेशनल पंचायत राज डे। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है अगर इसका इवेंट बिहार में ऑर्गेनाइज नहीं कराया जाता। तो आपको याद रखना है, कोई बड़ी स्कीम है, उसका इवेंट स्कीम या फिर कोई इंस्टीट्यूशन का एनिवर्सरी बना रहे हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कुछ हो गया है, कुछ भी अगर बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसका कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया है बिहार में, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने मधुबनी एक ऐसा ऑप्शन लग रहा है आपको, यहाँ अगर आपको नहीं पता है ना, तो मधुबनी आपने क्यों रख दिया ऑप्शन को? एग्जामिनर ये भी तो सोचो ना,
एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन क्यों बनाएगा? बड़े सिटी भी तो रख सकते थे यहाँ लोग वो। तो एग्जाम अगर आपको नहीं पता है ना, तो ऐसे ऑप्शन को टिक करना होता है जो थोड़ा अलग लगे। पटना नहीं होगा, गया नहीं होगा। अगर उसको बड़ा सिटी रखना था तो फिर वो एक मुजफ्फरपुर रख देते या फिर राजगीर रख देते। तो ऐसा ऑप्शन आपको टिक करना होता है, ठीक है। फिर फिर एक चीज़ और है, अब पंचायत पे सरकार का जब फोकस है ही कि हाँ पंचायत इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट में काम करना है, लगभग सरकार कितना खर्च कर रही है इस बार के बजट में? लगभग 10,000 करोड़ के करीब खर्च कर रही है ना सरकार बजट में पीआरआई के डेवलपमेंट में। मैंने बजट इकोनॉमिक सर्वे के जो वीडियोस हैं उसमें काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, एक बार उन वीडियोस को भी जाके देखेंगे, ठीक है। फिर पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल आपको पता होना चाहिए कौन से शेड्यूल्स में, जैसे 11 शेड्यूल है, इसके 29 फंक्शन है, ठीक है। और ये सारी चीज़ आपको रिकॉल होनी चाहिए कि कौन से आर्टिकल में है, 243 आर्टिकल। फिर ये स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है, 243 जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन से डील करता है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन किससे रिलेटेड है, 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है ये, ठीक है। अभी एक चीज़ और होती है, नेशनल पंचायत राज डे सेलिब्रेट जब किया गया तो पंचायत अवार्ड और डिस्ट्रीब्यूट किए गए, कहाँ की पंचायत ने सबसे अच्छा काम किया है। तो कर्नाटक को 6 अवार्ड मिले जिसमें, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को 5-5 मिले। तो ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी है, न्यूज़ में थी। फिर आता है लूनार ट्रेबिलाइजर मिशन, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पानी तो बहुत बार डिटेक्ट हो चुका है मून के सरफेस पे, तो क्यों ही डिटेक्ट करना अब तो कुछ एडवांस चीज़ करेंगे। ये लूनार रोवर भी हम सेंड कर चुके हैं, तो 3D मॉडल बनाएंगे ना अब। ये ऑप्शन क्यों सेट किया गया है? तो इसलिए तो सेट किया गया है इसको। तो 3D मॉडल बनाना है इंटायर मून का। ये है लूनार ट्रेबिलाइजर मिशन, ये नासा का है, यूएसए का मिशन है, ठीक है। अभी इंडिया ने, आपको पता है कौन कौन से मिशन रिसेंट में इंडिया करने वाला है, ठीक है। एक नासा के साथ भी तो किया है इंडिया ने, निसार निसार सैटेलाइट इंडिया लॉन्च कर रहा है नासा के साथ मिलकर। और एक वीनस इंडिया मिशन करेगा 2028 में, वीनस। और ये स्वीडन के साथ इंडिया ने MOU साइन किया, जिसके लिए स्वीडन के साथ वीनस मिशन के लिए। वीनस आपको पता है सेकंड क्लोज प्लेनेट है अर्थ के, मार्स के बाद, और सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोला जाता है। तो ये सारे टॉपिक हो गए, फिर आगे चलते हैं। सेकंड, हाँ फिर ये पूछा था इन्होंने अफ्रीकन नट्स क्या होते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं एक बार, ठीक है। अफ्रीकन नट्स क्या होते हैं? तो यहाँ इन्होंने ये क्वेश्चन पहले नहीं पूछा हुआ एग्जाम में, PYQ में तो मुझे कहीं मिला नहीं है कि ये अमेरिका में इंडो अफ्रीकन मूल के योग हैं क्या। ये ऑप्शन नहीं है इसका। इसका आंसर था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। साउथ अफ्रीका में जो श्वेत अल्पसंख्यक लोग हैं ना, जो माइनॉरिटी में लोग हैं, वाइट माइनॉरिटी ग्रुप्स, ठीक है, वाइट माइनॉरिटी ग्रुप्स जो है साउथ अफ्रीका में। तो आप दो ऑप्शन को कंपेयर कर सकते थे, यहाँ अफ्रीका है लगा हुआ और यहाँ साउथ अफ्रीका है, ऑप्शन चांसेस है इसी में होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाता है। अफ्रीकन्स कौन थे? वाइट माइनॉरिटी ग्रुप्स। इसमें कौन पीपल होंगे? डच, डच हो गया, नीदरलैंड वाले हो गए, जर्मनी के लोग हो गए, फ्रांस के हो गए, जो कॉलोनाइजन के टाइम पे जब 18th और 19th सेंचुरी में वहाँ जाके बसे थे ना, वही लोग हैं ये, और आज के टाइम में वहाँ माइनॉरिटी में है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी न्यूज में था। 16th सेंचुरी का स्टेप वॉल है, जिसने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कंजर्व करने के लिए वर्ल्ड मोनूमेंट्स फंड इंडिया के साथ साइन किया है, ठीक है। कोलैबोरेशन किया है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड मोनूमेंट फंड ऑफ इंडिया के साथ। ये तो था राजाओं की बावली, ठीक है। तो रिसेंट में इसमें आपको पता होगा, रिसेंट में कुछ डेवलपमेंट्स और हुई हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये हिस्टोरिकल जो हेरिटेज साइट है उसको कंजर्व करने के लिए काम करता है। तो अभी इसने 2025 में ही दो चीज़ और शामिल की हैं, ठीक है। एक तो भोज डिस्ट्रिक्ट जो है, भोज डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात का, वहाँ का स्टेप वॉल है हामिर सागर लेक में, हामिर सागर लेक में स्टेप वॉल है, रामकुंड स्टेप वॉल। क्या नाम है? रामकुंड, रामकुंड स्टेप वॉल। ये कहाँ है? हामिर सागर लेक में, ये भोज डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के, ठीक है। फिर एक चीज़ और शामिल हुई थी, मूसी रिवर कहाँ है आपको पता है? मूसी रिवर है हैदराबाद में। तो मूसी रिवर के किनारे जो जो बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिक बिल्डिंग, उनको भी शामिल किया गया मूसी रिवर में, इसमें वर्ल्ड मोनूमेंट्स फंड में शामिल किया गया है।
तो आपको इसको भी याद रखना है अच्छे से। बट ये सब चीज़ अगर पूछ रहा है एग्जामिनर, तो कुछ चीज़ और है जिस पे एग्जामिनर का फोकस रहता है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको पता है ना कि बिहार में एक तो नालंदा वाला जो है, बोध गया यूनिवर्सिटी के मोनूमेंट्स हो गए, ये है, और एक बोधि टेम्पल। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ना, वो है एक तो, और एक है जो बोध गया टेम्पल है गया का। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया हुआ है। तो रिसेंट में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए यूनेस्को में, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे 2025 में क्या हुआ था, जो मराठा जो लैंडस्केप्स हैं, मराठा फोर्ट्स जो हैं, 12 फोर्ट्स थे ये, कुछ तमिलनाडु में थे, कुछ महाराष्ट्र में, एक महाराष्ट्र में था, एक तमिलनाडु में था, कुछ सारे बाकी महाराष्ट्र में थे। तो इनको शामिल किया गया है। ये 44 नंबर की हेरिटेज साइट बनी थी, मराठा वाला। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कौन सा नंबर का बना था? 44 नंबर का। और 2024 में, ये तो यूपीएससी में क्वेश्चन बना हुआ है इस बार, 2024 में 43 नंबर का एक हेरिटेज साइट बना है, उसको बोलते हैं मोइदम। क्या बोलते हैं? मोइदम। ये कहाँ है? असम में। असम की एक डायनेस्टी थी अहोम, क्या नाम है? अहोम डायनेस्टी। अहोम डायनेस्टी के ये रॉयल वरियल साइट्स हैं, मतलब बरियल साइट्स, कब्र, ठीक है, रॉयल बरियल साइट्स हैं ये अहोम डायनेस्टी के मोइदम। तो ये 2024 में बना। तो फिर एक 2023 में बना था 42 नंबर का, वो होयसला के टेम्पल जो है, होयसला जो कर्नाटक में है ना, तो बेलूर हो गया, हेलेबिद हो गया, 2 सिटी है, सोमनाथेश्वर टेम्पल हो गए, तो ये टेम्पल शामिल किए गए थे। ठीक है, 2023 में शांति निकेतन बना था, 2023 में शांति निकेतन को शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। आज के टाइम में कितनी है? तो 44 हेरिटेज साइट है। फिर ये क्वेश्चन बड़ा टफ पूछा था, क्योंकि वो तो रैंडम था। कभी भी ये अम्बेडकर डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में, अप्रैल 14 अप्रैल को। बट कभी भी ये नहीं पूछा जाता था कि वहाँ की सिटी का मेयर का नाम क्या है, अगर कोई चीज़ सेलिब्रेट की गई है तो एरिक्स एडम्स इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ सेलिब्रेट हुआ था अम्बेडकर डे, और वहाँ के मेयर का नाम, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन भी बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्टेंट, इसका स्लोगन क्या था? टू यूनाइटेड बाय म्यूजिक, टुगेदर इन म्यूजिक, म्यूजिक यूनाइट अस। जो यूनाइट यूनाइट दो में लगा हुआ है, चांसेस हैं यही ऑप्शन होगा, तो यूनाइटेड बाय म्यूजिक इसका आंसर था, ठीक है। फिर आते हैं इसरो। हाँ, इसरो के जो प्रोजेक्ट है, पता है, इसरो के जो मिशन होते हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ इन्होंने पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। ये ऑप्शन क्वेश्चन नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों का, लेकिन आपको अगर पता है 101 जो मिशन सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, ये मई 2025 में हुई थी। तो ये वाला जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 101 वाला 2025 में, ये ना फेल हो गया था मिशन इसरो का, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था ये। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, और ये दोनों ऑप्शन सही है। एनवीएस जो है ना, ये 100th मिशन था, ये 100वां मिशन था ये। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, बट ये गलत हो जाएगा। तो रिसेंट में क्या क्या मिशन किए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे 102 हुआ है GSLV-F1B, ये निसार सैटेलाइट लॉन्च करी इसने, निसार सैटेलाइट लॉन्च करी, ये हुआ जुलाई 2025 में, जुलाई 2025 में, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला जो मिशन था ना GSLV-F15, ये तो नाविक के सैटेलाइट लॉन्च हुए थे, सेकंड नाविक, नेविगेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और ये हो गया 102 क्या हो गया, निसार सैटेलाइट लॉन्च हुई इससे, निसार का। और 103 क्या है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें LVM-3 को लॉन्च हुआ, ठीक है, ये नवंबर 2025 में हुआ था, LVM-3 CMS, ठीक है। फिर आगे आता है 104 किस रिलेटेड है, इसका मैं पिक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, कुछ कुछ मैं करंट अफेयर टेलीग्राम के चैनल पे भी तो अपलोड कर रहा हूँ, वो भी आपको जाके देखना है, ठीक है। 104 किस रिलेटेड है, ये LVM-3 ब्लू बर्ड ब्लॉक मिशन, ब्लू बर्ड ब्लॉक मिशन, ये न्यू स्पेस इंडिया जो कमर्शियल कंपनी है उसका सैटेलाइट्स थे यहाँ। फिर था 105, 105 किससे रिलेटेड है, इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, और ये दिसंबर में लॉन्च हुआ था। ये दिसंबर में नहीं हुआ था, दिसंबर में तो ये 104 वाला हुआ था, तो 105 वाला हुआ था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च हुई थी इसमें, ये PSLV से लॉन्च हुआ। ये सारे मिशन आपको याद रख लेने हैं अच्छे से। और हाँ, ये क्वेश्चन, ये एक टाइप का क्वेश्चन एग्जाम BPSC हमेशा बनाता है। ब्रिक्स की मीटिंग इस बार हुई है इंडिया में,
चांसेस हैं ब्रिक्स से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो फिर ये 18th G20 जो सबमिट हुआ, ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था क्या? पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये रियो डी जेनेरियो में नहीं हुआ है। क्या इसकी ये थीम है? ये भी इसकी थीम भी नहीं है ये। ठीक है, और रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया नहीं। जब रियो डी जेनेरियो में हुआ नहीं तो ये दोनों स्टेटमेंट तो एक साथ गलत हो जाएंगे। ये इसमें नन ऑफ दी अबव था ये। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये 19th नंबर का G20 हुआ था 2024 में, उसके बारे में। ठीक है, 19th 19वां G20 का समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, ब्राज़ील में। और इसकी थीम ये है, और वहाँ रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुआ। तो 18वें नंबर का G20 कहाँ हुआ था? यही तो हुआ था इंडिया में, न्यू दिल्ली में जो हुआ था। इसके बारे में मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाला हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, 18 नंबर का यही तो हुआ था, वासुदेव कुटुंबकम, वन फैमिली, इस टाइप की थीम वगैरह थी यहाँ। ठीक है, और ये 2023 में हुआ था। तो 20 नंबर का G20 कब हुआ? 2025 में हुआ, 20वें नंबर का G20 समिट। तो ये हुआ था 20वें नंबर का साउथ अफ्रीका में। ठीक है, जिसकी थीम थी सॉलिडरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, इस टाइप की थीम थी। तो G20 कहाँ हुआ 20 नंबर का? ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और 21वें नंबर का G20 होगा यूएसए में 2026 में। तो G20 के बारे में काफ़ी डिटेल में मैं चीज़ें कवर करूँगा एक वीडियो में, वहाँ आपको पढ़ लेना है, या गूगल कर लेंगे एक बार G20, 20वां G20 के बारे में इस बार क्वेश्चन मिलेगा। और एक ब्रिक्स, ब्रिक्स के बारे में और इसके बारे में, दोनों के बारे में आपको गूगल करना है। ब्रिक्स की मीटिंग इंडिया में हुई इस बार। लास्ट ईयर जो ब्रिक्स हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, फिर उससे पहले कजान में हुई थी मीटिंग। और हाँ, एक वीडियो में लेकर आऊँगा, ये जो करंट अफेयर की सीरीज है ना, कौन कौन से थीम को आइडेंटिफाई किया हुआ है। यूएन की जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, ये बाकू में हुई थी 2024 वाला, 25 में कहाँ होगी, 2023 में कहाँ हुई थी, 26 में कहाँ होगी, 27 में। तो सारे मैं कॉन्फ्रेंस वगैरह एक वीडियो में कवर करूँगा, और कौन कौन से नोबेल प्राइज़ किसको मिले। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा वो। 1 घंटे का वीडियो होगा, लेकिन 1 घंटे से आपको एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जिससे। तो वो वीडियो आप देखना, मैं लेकर आऊँगा 2-3 दिन में। हाँ, ये जो बाकू में हुआ, ये 2024 वाला, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स को बैन किया जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा इतनी जल्दी, 2020 तक, 30 तक। तो ये ऑप्शन तो हट जाता है। कन्फ्यूजन होता है 500 बिलियन या 300 बिलियन। तो 500 बिलियन तो बहुत ज़्यादा होता है, वो भी 2030 तक। तो 300 बिलियन किया जाएगा एटलीस्ट 2035 तक। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चांसेस तो यही थे, इन दोनों में से स्टेटमेंट ठीक होगा। सिमिलर से स्टेटमेंट जो होते हैं वो ठीक होते हैं जनरली। फिर इस बार कहाँ हुआ COP30? इस बार कहाँ हुआ ये आपको पता होना चाहिए। तो इस बार COP30 कहाँ हुई है? COP30 की इस बार मीटिंग हुई है, कहाँ हुई है? बेलम। बेलम कहाँ है? ब्राज़ील में। ठीक है, इसके काफ़ी सारे हाइलाइट्स हैं, एक बार गूगल कर लेंगे या फिर मैं वीडियो में बताऊंगा। ये पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ इसके हाइलाइट्स पूछ लिया, 3x करना है, 4 जो 4 टाइम्स करना है, जो मेथेन वगैरह प्रोडक्शन वगैरह, इन सबको, इन सारी चीज़ों पे काम किया जाएगा। और COP31 कहाँ होगा? ठीक है, ये तुर्की में होगा COP31। ठीक है, और 33 वाला ना, इंडिया चाहता है उसको होस्ट करना 2028 में, 33 वाला। ठीक है, फिर आगे कहीं, ठीक है, फिर आगे आते हैं। फिर एक सेकेंड, कि नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ से इस बार भी 72 बीपीएससी में क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा, बट टफ क्वेश्चन होगा वो। तो नोबेल प्राइज़ को आपको बार बार देखना है। ठीक है, क्योंकि 72 बीपीएससी एडीओ का मैंने पेपर जब एनालाइज किया, तो सेकंड शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चन थे नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड, और थर्ड शिफ्ट में भी 1 क्वेश्चन था। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं। तो एडीओ का जो मैंने वीडियो बनाया ना करंट अफेयर का, पीवाईक्यू का जो है, और उसमें मैंने थीम वाइज एनालाइज किया सारे सब्जेक्ट को, वो एक बार जाके देख लेंगे ना, 25 से 30 नंबर बढ़ जाएंगे। 25 से 30 नहीं, 15 मार्क्स बढ़ जाएंगे जिससे आपके। ठीक है, अगर थीम वाइज चलेंगे तो आप 25 से 30 बढ़ा सकते हैं, अगर थीम वाइज आइडेंटिफाई करके पढ़ेंगे तो वहाँ से। फिर नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में, तो जितना हमें पता था इन्फॉर्मेशन, हांगकांग नोबल्स को मिला, हांगकांग को मिला, ये दी वेजिटेरियन इनकी नोबल है। तो इनको पहले भी कोई अवार्ड मिल चुका है। तो जितना हमें पता था इतना तो इन्होंने एग्जामिनर ने इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी। फिर ये क्वेश्चन टफ हो गया था, नहीं पता था एग्जामिनर एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें। तो बट ये अवार्ड जो है ना, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, आपको पता है भानु मुश्ताक को मिला था ये 2025 में, हार्ट लैम्प के लिए। तो ये 2026 में किसको मिला ये आपको पता होना चाहिए। जो ताइवान ट्रेवलॉग करके बुक है,
ताइवान ट्रेवलॉग। किसने ट्रांसलेट किया इस बुक को? लिन किंग। इसके राइटर कौन है? यांग एस जी। लिन किंग, यांग एस जी, ताइवान ट्रेवलॉग। ठीक है, ये मिला है 26 वाला, 2026 का। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, बिल्कुल। और हाँ, एक चीज़ और, इस साल में ना पुलित्जर प्राइज ये जर्नलिज्म में दिया जाता है। ये 2 इंडियंस को मिला है। ठीक है, एक का नाम है आनंद आर के। क्या नाम है? आनंद आर के। ठीक है, एक है सुपर्णा शर्मा। ये लड़की है सुपर्णा शर्मा, और ये आनंद आर के। तो इनको मिला है जर्नलिज्म में। ये चीज़ भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, यही 2 अवार्ड आपको याद रखने। हाँ, ये ग्लेशियर जो है ना डेड हो गया है, डिक्लेयर किया गया था नेपाल में। ये क्वेश्चन ना इन्होंने एईडीओ में फिर से पूछ लिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एईडीओ का पेपर अगर करके जाओगे तो क्वेश्चन चांसेस हैं कि बीपीएससी 72 में मिलेगा, क्योंकि एईडीओ का जो क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन पूछा है, यही नाम लिखे हुए थे सारे। ठीक है, याला ग्लेशियर ये डेड हो गया है, बिल्कुल ख़त्म। और रिसेंट में कौन कौन से ग्लेशियर थे न्यूज़ में, उसका ना मैंने टेलीग्राम में पिक डाला हुआ है, वो आप देखना जाके। उसमें मैं वीडियो भी लेकर आऊँगा कौन कौन से ग्लेशियर न्यूज़ में थे। ठीक है, फिर आता है ह्यूमन। और ये वाले जो ग्लेशियर है ना, इनके नाम भी आपको याद कर लेना है। कुंभू ग्लेशियर, हिमजा ग्लेशियर, ये भी नेपाल में है। फिर आता है, हाँ, अब देखो रिपोर्ट्स इंडेक्स जो है ना, जो बड़ी रिपोर्ट्स होती है ना, उसकी हाइलाइट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूएनडीपी की जो एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिपोर्ट है 2025 में आई थी, तो इसके अकॉर्डिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हमारी एवरेज आई है, एवरेज जो लाइफ है ना, उसको इंक्रीज हुई है। 1990 में सिर्फ हमारी 58 ईयर्स थी लगभग, तो 1990 से लेके 1923 2023 में कितना हो गया है? 72 ईयर्स हो गई है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है आई है, इसमें टॉप कौन किया हुआ है ये आपको पता है? टॉप कौन सी कंट्री करती है? मोस्टली नॉर्डिक कंट्रीज करती हैं। इसमें आइसलैंड ने टॉप किया था, आइसलैंड। सेकंड नंबर पे कौन था? स्विट्जरलैंड। थर्ड पे कौन था? नॉर्वे। तो तीनों आपको नाम याद रखने हैं। लास्ट कौन था? साउथ सुडान। नहीं, इसको लास्ट था इसमें, साउथ सुडान। और इंडिया की इसमें रैंक क्या है? 130 रैंक है इसमें इंडिया की। कितने में से इसको मिला? 198 कंट्री को शामिल किया गया था, इंडिया की रैंक है 130। ठीक है, और इंडिया का स्कोर है इसमें 0.65। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको अच्छे से कर लेनी है याद। फिर आगे आते हैं एआई समिट। एआई एक्शन समिट 2025 में फरवरी में हुआ था। तो कहाँ हुआ था ये? तो ये वाला जो हुआ था ना, पेरिस में हुआ था, फ्रांस की जो कैपिटल है, ये हुआ था पेरिस में। लेकिन 2026 वाला जो समिट है, जो एआई समिट है, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करा गया था। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था ये? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसमें मानव विजन वगैरह दिया गया था, काफ़ी सारी चीज़ें। उसको एक बार गूगल करके आपको देख लेना है, काफ़ी डिटेल में चीज़ें कभी पूछ ले। तो ये 4th नंबर का जो था न्यू दिल्ली में हुआ था, जिसमें मानव विजन दिया गया था। सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय, इस टाइप की थीम थी। ठीक है, और पहला एआई समिट कहाँ हुआ था? ये 2023 में हुआ था। ठीक है, 2023 में यूके में। और 2000 फिर सेकंड नंबर का हुआ था साउथ कोरिया में। तो ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, फिर आगे आते हैं। हाँ, अब ये सारी चीज़ें इन्होंने, आपको पता है ऑस्कर अवार्ड पूछे जाते हैं, तो यहाँ इन्होंने पूछा था 96 अकेडमी अवार्ड जो एमा स्टोन ने जीता है ऑस्कर में, एक्ट्रेस को। लीडिंग रोल कौन सी फिल्म में था उनका? ठीक है, पुअर थिंग्स इसका आंसर है। बट पुराने वाले आपको भूल जाने हैं, अब आपको नया वाला याद करना है। ठीक है, एक बार गूगल कर लेंगे आप, या फिर मैं आपको सारे नाम रिकॉल कराता हूँ। जो एक्टर है लीडिंग एक्टर में, माइकल बी जॉर्डन। क्या नाम है? माइकल बी जॉर्डन। इनको मिला एक्टर में। और इनकी जो जो इनकी फिल्म है उसका नाम है सिन्नर। सिन्नर सिन्नर। ठीक है, माइकल बी जॉर्डन, MBJ ऐसे याद रखेंगे आप। ठीक है, फिर एक्ट्रेस में किसको मिला? एक्ट्रेस में मिला जेसी बकली, BUCKLY, जेसी। तो ये मिला एक्ट्रेस में। इनकी मूवी का नाम है हेमनेट। क्या नाम है? हेमनेट। तो जेसी बकली को मिला हेमनेट्स मूवी के लिए। यही चीज़ तो पूछी मूवी का नाम। फिर एक चीज़ और याद करनी होती है, बेस्ट फिल्म कौन सी है? बेस्ट फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर। तो ये मिला बेस्ट फिल्म के लिए।
वन बैटल आफ्टर अनदर। फिर एक चीज़ और है ना, डायरेक्टर का भी पूछ लेता है। तो ये जो मूवी है बेस्ट मूवी, जो बेस्ट मूवी है इसी के डायरेक्टर को मिला, पाउल थॉमस। नाम आपको याद हो गए होंगे। पाउल थॉमस कौन है? इनको मिला वन बैटल आफ्टर अनदर, इन्हीं को मिला बेस्ट मूवी के लिए। एक्ट्रेस में कौन है? जेसी बकली, जेबी से याद रख लेंगे फुल फॉर्म। और हेमनेट उनकी फिल्म है। माइकल बी जॉर्डन, ठीक है। इनकी बुक का, इनका मूवी का नाम है सिन्नर, ठीक है। एक बार गूगल करके आप याद कर लेंगे। फिर हाँ, अब देखो ये वाला टॉपिक पे मेरा हमेशा फोकस रहता है। लास्ट टाइम में इसको पढ़ लो अच्छे से। ये 2-3 अवार्ड जो है ना, हमेशा पूछा जाता है यहाँ से। एक सेकेंड। हाँ, 70th जो फिल्म अवार्ड्स हैं, ठीक है। नेशनल फिल्म अवार्ड। तो बेस्ट फीचर्स फिल्म नेशनल सोशल इन्वायरमेंटल वैल्यूज में कौन सी है? ये अवार्ड नहीं पूछा जाता था जनरली, बट आपको इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो हैं वो अच्छे से याद करने हैं। छेलो शो, ये इन्वायरमेंटल कैटेगरी में मिला, सोशल इन्वायरमेंटल नेशन, ठीक है। तो 71st के भी आ गए अवार्ड। एईडीओ में यहाँ से दोनों शिफ्ट में पेपर मिला है, क्वेश्चन मिला है। एईडीओ में पूछा है यहाँ से 71st में। तो आपको सारे अवार्ड याद कर लेने हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट एक्टर में किसको मिला है? शाहरुख खान को मिला है और विक्रांत मेसी को मिला है। शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए, विक्रांत मेसी को मिला है 12th फेल के लिए। और एक चीज़ और, हाँ, ये वाली जो बुक है ना, बुक बोल दिया मैंने। हाँ, सेम कैटेगरी में सोशल इन्वायरमेंटल जो कैटेगरी है ना, इस कैटेगरी में इस बार मिला है श्याम बहादुर को। श्याम बहादुर, विक्की कौशल की ये मूवी है। आप जाके देख सकते हैं इस मूवी को, ठीक है, बट एग्ज़ाम के बाद। और एक चीज़ और है, हाँ, एक्ट्रेस में किसको मिला? एक्ट्रेस में मिला रानी मुखर्जी को। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी है उनकी, ठीक है। और डायरेक्टर में किसको मिला? सुपिप्तो सेन, सुपिंतो सेन करके है डायरेक्टर, केरला स्टोरी के। इनको बेस्ट डायरेक्टर में मिला, ठीक है। तो सारी चीज़ आपको अच्छे से कर लेनी है। बेस्ट मूवीज़ वगैरह में शायद 12th फेल को मिला है। एक बार मैं इसका गूगल करके एक बार सारा सर्च कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, हमेशा आ ही रहा है यहाँ से क्वेश्चन। चलो फिर आगे बात करते हैं। हाँ, ये रमन मैगसे अवार्ड 2025 का पूछा है। तो इस बार ना ये, तो इस बार ये तीनों को मिला था। ये मोर देन अबव इसका आंसर है ये, ठीक है। रूरल डॉक्टर मूवमेंट, ये कोई अवार्ड हमेशा पूछा था। देखो मेजर मेजर पोर्शन ही पूछे हैं इन्होंने, ऐसा नहीं बोलेंगे बहुत सारी चीज़ें पूछ ली हैं अजीब सी। कुछ चीज़ें पूछी हैं, 8-10 क्वेश्चन तो रहेंगे, लेकिन मेजर पोर्शन जो है जहाँ से आपको गलत नहीं करने क्वेश्चन। लेकिन इस साल किसको मिला ये? यही चीज़ तो है मेरे वीडियो में खास, हमारे वीडियोज़ में, कि मैंने पुराने अवार्ड्स को तो कवर किया है, इसके साथ मैंने इस साल के अवार्ड को भी रख दिया इसमें। तो इस साल किसको मिला ये इंडिया में? एजुकेट गर्ल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, सफ़ीना हुसैन का, सफ़ीना हुसैन, इनको मिला है एजुकेट गर्ल, ठीक है। रमन मैक्स से सोच, कुछ अच्छा काम करते हैं तो तब मिलता है ये। रमन मैक्स अवार्ड पता है आपको? जयप्रकाश नारायण को भी मिला हुआ है, बिहार से। और ये रवीश कुमार को भी मिला था, न्यूज़ एंकर जो थे, ठीक है। फिर आगे आते हैं आकाश तीर। अब देखो डिफेंस में आज के टाइम में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो डिफेंस से क्वेश्चन बनना तो तय है। डीआरडीओ क्या कर रहा है आज के टाइम में, ये सारी चीज़। तो आकाश तीर क्या है? ये इंडियन आर्मी का जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, बिल्कुल सही बात है, ये एयर डिफेंस है। ये CSIR जो इंडिया का इंटीग्रेट करेगा इंडिया लार्जेस्ट C4ISR के साथ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये बात भी। और ये स्ट्रेटजिक शिफ्ट फ्रॉम पैसिव टू डिफेंस टू प्रोएक्टिव रिटेलिएशन की ओर शिफ्ट होगा, ये तो जनरल का स्टेटमेंट है, सही हो ही जाएगा। तो डिफेंस की कुछ एक दो चीज़ और हैं, जैसे नाग, आपको पता है नाग क्या है? ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये भी बनता है क्वेश्चन, नाग क्या है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है, इस बार आ सकता है, मैंने करंट अफेयर के लेक्चर में कराया था, नागास्त्र। मुझे ध्यान है मैंने कराया था ये नागास्त्र। ये क्या है? सुसाइड ड्रोन, सुसाइड ड्रोन है ये, ठीक है। इसको किसने बनाया, मैन्युफैक्चर किया इसको? EEL ने, EEL ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। एक रुद्रम भी है पूछा हुआ एग्जाम में, रुद्रम क्या है? एंटी रेडिएशन सैटेलाइट है ये। चलो फिर आगे यही सब क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, ये मेक इन इंडिया इंडिजीनियस ने डेवलप कौन सा इसमें डेवलप किया गया है, कौन सा डिफेंस चीज़ है जो इंडिया में डेवलप किया गया है?
तो पता है F-35 ये लाइटनिंग सेकंड, ये लॉकहीड मार्टिन जो वहाँ की कंपनी है यूएसए की, ये डेवलप करती है। बट अर्जुन टैंक, एडवांस टाउ आर्टरी गन सिस्टम, ये तो दोनों इंडिया के हैं, बट ये यूएसए का है डेवलप किया हुआ। तो कौन कौन से प्रोडक्ट इंडिया में डेवलप हो रहे हैं, कौन कौन से इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे इंडिया में एक चीज़ डेवलप हुई है, ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया अभी फिलीपींस को बेचा है, ठीक है, फिलीपींस को बेचा है, और एक कंट्री और है वियतनाम, ठीक है, देखिए साइप्रस भी आई थिंक खरीद सकता है। तो ये 2 कंट्री को बेचा है इंडिया। और इंडिया का भी डिफेंस में कितना हो गया लगभग एक्सपोर्ट, 38,000 करोड़ के करीब हो गया है, ठीक है। और इसको टारगेट है ना 2029 तक 50,000 करोड़ का करना है हमको, 28-29 तक। फिर आगे आते हैं, हाँ, ये पूछा है होलोकास्ट मेमोरियल डे, ये क्या है? तो ये क्वेश्चन भी टफ था, लेकिन अगर आपने करंट अफेयर की क्लास अच्छे से किए हुए होंगे कहीं से, किसी मैगजीन से, मैगजीन में तो बहुत कम दिया हुआ ये, बट करंट अफेयर की क्लास जो डिटेल में कराता है वहाँ से आप देख सकते थे। तो होलोकास्ट मेमोरियल डे कब मनाएगा ये? अब देखो 2 ऑप्शन सिमिलर से हैं, जनवरी जनवरी, फरवरी तो ऑप्शन होगा नहीं, चांसेस है इसी में से होगा, तो 27 जनवरी हो जाएगा, 27 जनवरी हो गया। फिर देखो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इन्होंने पूछ लिया, किसको मिला, किस बुक के लिए मिला, पूछ लिया ना ये, इस साल किसको मिला? ताइवान ट्रेवलॉग को मिला ना इस बार, लिन किंग करके जो ट्रांसलेटर है उसके। और ये हार्ट लैम्प के लिए मिला था लास्ट ईयर, भानु मुस्ताक जो है। और फिर आगे आता है, हाँ, इंदस वाटर ट्रीटी। मैं बोलूँगा इंदस वाटर के जो रिवर्स है ना, रिवर सिस्टम, जैसे इंदस रिवर है, इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, इन रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? एक बार तो सारे आप देख लेंगे। इंदस रिवर का ओरिजिन जो है मानसरोवर लेक से है, ठीक है, मानसरोवर लेक से ये आ रही है, ये तिब्बत से आ रही है। और जो सतलुज रिवर है, ठीक है, सतलुज जो रिवर है राकास्ताल, ये भी तिब्बत वाला एरिया है, मानसरोवर। तो ये 2 रिवर हैं जो इंडिया के बाहर से ओरिजिन होती है, बाकी ये सारी इंडिया में ही ओरिजिन है इनका। तो इनका लोकेशन कहाँ है, कौन से एरिया से आ रही है, एक बार गूगल सर्च कर लेंगे, ठीक है, और नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक में। जैसे चेनाब रिवर है, चेनाब रिवर कहाँ से आ रही है? जास्कर रेंज, ठीक है, कहाँ से आ रही है? और चंद्रा और भागा 2 उसके स्ट्रीम है जिससे मिलकर बनती है। झेलम कहाँ से आ रही है? झेलम पीर पंजाल रेंज जो है, और इसका ओरिजिन है वेरी नाग स्प्रिंग, वेरी नाग स्प्रिंग, झेलम 2nd नंबर की रिवर है, ठीक है। फिर रावी जो है हिमाचल प्रदेश, ये रोहतांग पास से निकल के आती है, ठीक है। और ये सारे आपको नाम याद कर लेने हैं। ब्यास जो है वो भी रोहतांग पास से आती है, रावी और ब्यास दोनों रोहतांग पास से आती हैं। ये कुल्लू जो जगह है डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, वहाँ से निकलती है। तो यहाँ पूछा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में हुई थी ना, ये कब हुई थी? और वर्ल्ड बैंक ने इसको मेडिकेशन किया था। तो 3 रिवर जो स्टार्टिंग वाली है ना, इंदस, झेलम, चेनाब, ये तो पाकिस्तान को एलोकेट हुआ है इसका वाटर, और नीचे वाली जो 3 है वो इसको इंडिया को मिली है। तो यही पूछा है इसमें, तो कौन सा नहीं है? इंदस, झेलम, चेनाब, ये तो पाकिस्तान को है ना, तो इंडिया को नीचे को 3 वाली है, ठीक है। रावी, सतलज, ब्यास, एक ब्यास हो जाएगा इंडिया के पास। तो ये क्वेश्चन बना था। फिर हाँ, ये क्वेश्चन जनरली नहीं मिलता है कहीं मैगजीन में, यानी डिटेल में अगर किसी ने किया होगा तो उस मैगजीन में तो एक बार को मिला होगा। तो कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर, ये यूएनडीपी ने डेवलप किया इस इंडेक्स को, ठीक है। लेकिन खास बात इसमें क्या थी, इसमें फीमेल लिटरेसी और मेल लिटरेसी, ये 2 स्टेटमेंट ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। तो चांसेस हैं जब कैपेबिलिटी हम मेज़र करेंगे ना, तो कभी भी मतलब वल्नरेबल सेक्शन के लिए इंडेक्स इशू होता है ना मेनली, तो जो मेज़र कर रहे हैं हम, पॉवर्टी मेज़र कर रहे हैं, जैसे कास्ट सेंसस लेकर आए इस टाइप से चीज़। तो मेल लिटरेसी क्यों होगा, इलिटरेसी, ये स्टेटमेंट हट जाएगा, खाली स्टेटमेंट फीमेल लिटरेसी होगा। तो इसमें ये स्टेटमेंट ठीक था और ये स्टेटमेंट भी ठीक था। ये 2 स्टेटमेंट थे, फीमेल इलिटरेसी को कंसिडर किया जाएगा, एजुकेशन हो गया, नॉलेज हो गया, और बच्चों की जो है हेल्थ और न्यूट्रिशन वगैरह पे फोकस किया जाएगा, यही सब चीज़ थी इसमें। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। और फिर आगे, हाँ, ये क्वेश्चन इजी ही था कि जो टॉप इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन से कमोडिटीज़ को इंडिया एक्सपोर्ट किया है, टॉप नंबर पे कौन सा है, तो कौन सा नहीं पूछा है। आपको पता है एग्रीकल्चर हम वैल्यू वॉल्यूम में तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट वैल्यू थोड़ी है ये। तो ये नहीं होगा बासमती राइस। पेट्रोलियम है, आयरन स्टील है, ये दोनों हो जाएंगे, बासमती राइस नहीं होगा। अब टॉप एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट क्या है इंडिया के? पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह है, मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक्स करता है इंडिया,
जैम एंड ज्वेलरीज करता है, फिर फार्मा प्रोडक्ट करता है, मेडिसिन। एग्रीकल्चर तो काफ़ी नीचे आता है इंडिया का वैल्यूज़ वाइज, फार्मा प्रोडक्ट है फिर। ठीक है, फिर इंडिया इंपोर्ट क्या करता है, ये सारी चीज़ों पे भी आपको देख लेना एक बार। सबसे ज़्यादा तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया, 200 बिलियन के करीब तो इंडिया क्रूड ऑयल में खर्च कर देता है, 220-30। और 90 बिलियन डॉलर इंडिया खर्च कर देता है गोल्ड के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इम्पोर्ट में। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारी जगह एक्सप्लेन कर दिया है, फॉरेस्ट रिपोर्ट करा था उसमें क्या हुआ है काफ़ी जगह। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15% है क्या ट्री कवर, को पता है ना, 25.717 है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी पहली। और फिर ये मैंने आपको बताया ना कि फॉरेस्ट जो रिकॉर्ड हुआ है ना, यहाँ लार्जेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया गया है, यहाँ फॉरेस्ट घटता है जनरली। अंडमान निकोबार में काफ़ी प्रोजेक्ट वगैरह चले गए तो फॉरेस्ट बढ़ेगा क्यों, घटेगा। ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट गलत हो जाती है दोनों। बट आपको बताया था मैंने कि जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ वहाँ का क्लाइमेट अगर अच्छा है तो वहाँ ट्री का मैक्सिमम कवर देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो यहाँ ट्री कवर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि इनके पास एरिया ना बहुत ज़्यादा है ना। राजस्थान नंबर 1 है एरिया वाइज से, फिर एमपी आ जाता है, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर यूपी आएगा, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। और मैंने ना इसका, हाँ, फॉरेस्ट सर्वे का एक एक्टिव रिकॉल का सेशन बनाया है, 20-22 मिनट का होगा, 22-23 मिनट का, वो जाके एक बार देख लेंगे, बिहार और इंडिया का दोनों कवर हो जाएगा उसमें। ठीक है, फिर आगे आते हैं। और ये चीज़ क्या था, ये कंट्री हैज़ ए ग्रेटर शेयर देन इंडिया, इंडिया से ज़्यादा शेयर है उसका ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में। ये क्वेश्चन अगर आपने टॉप 5 अगर नहीं किए हुए हैं ना तो टफ क्वेश्चन था ये, जनरली गलत हुआ था सबका। तो इंडोनेशिया तो लोगों ने एलिमिनेट कर दिया था और आयरलैंड को भी एलिमिनेट कर दिया था, सबने रशिया लगाया था कि रशिया बड़ा कंट्री है तो चांसेस है उसका शेयर ज़्यादा हो, बट हम रशिया से ज़्यादा सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं। तो टॉप सर्विस एक्सपोर्टर में है कौन सा कंट्री, पता है ना, यूएसए वगैरह है। ठीक है, फिर यूके है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे जर्मनी है, फिर ना आयरलैंड की रैंक आ जाती है फोर्थ। आयरलैंड फोर्थ नंबर पे रहता है, कभी 5वें नंबर पे रहता है। इंडिया की रैंक 5 रहती है या फिर 6 रहती है, बट आयरलैंड से कम करते हैं हम एक्सपोर्ट सर्विस। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक बार देख लेने हैं आपको, टॉप एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, इम्पोर्ट कौन कर रही है चीज़ें। फिर हाँ, एक सेकेंड, यू विन पोर्टल जो है ना, ये इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है, क्यूआर बेस्ड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। जो आभा आईडी है ना, क्रिएशन ऑफ आभा फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये भी ठीक है। और 11 रीजनल लैंग्वेज में है ये भी ठीक है, और एक इंग्लिश, टोटल 12 लैंग्वेज में काम करता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएंगे। तो जो बड़े बड़े पोर्टल्स हैं जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है हेल्थ एजुकेशन, तो उनको काफ़ी डिटेल में पढ़ने था, और नन ऑफ दी अब इसमें आंसर हो जाएगा। जैसे दीक्षा पोर्टल है, वो पूछा जा सकता है ना, दीक्षा किसका है, दीक्षा एजुकेशन में आता है। फिर हाँ, ये क्वेश्चन हमने जनरली नहीं पढ़ते हैं, नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक्स। ठीक है, ये डिजिटल ब्लूप्रिंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, महुआ मिनिस्ट्री जो है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसको डेवलप किया है, नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक। अगर आपको पता है ये अर्बन वाला है, अर्बन अफेयर से रिलेटेड है, तो चांसेस है नीति आयोग क्यों होगा, आईटी मिनिस्ट्री क्यों होगा, इसमें अर्बन अफेयर लगा हुआ है ना, और ये रैंडम नया सा ऑप्शन भी है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर ऑप्शन हो जाएगा नहीं, तो ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फिर हाँ, भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट में एडीओ में भी क्वेश्चन बना है कि कितने ये रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, टोटल टारगेट कितना है, 34,800 किलोमीटर का टारगेट है भारतमाला प्रोजेक्ट में, और ये 2017 में आई थी स्कीम जिसमें नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो हाईएस्ट कहाँ हुआ है, ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्ट की गई है रोड। ठीक है, फिर हाँ, किसान ऋण पोर्टल, ये क्वेश्चन भी हम नहीं पढ़ते हैं जनरली, किसान ऋण पोर्टल। ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन से रिलेटेड है ये, कि प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिवाइज करेगा। तो ये कौन से उसका है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है ना, तो फिर ऑप्शन से सही करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नाबार्ड, आरबीआई एंड नाबार्ड, और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन और आरबीआई, तो चांसेस है नाबार्ड 2 बार ऑप्शन में दिया हुआ है कि नाबार्ड ऑप्शन तो सही होगा ही। ठीक है, और फिर आरबीआई 2 बार ऑप्शन में दिया हुआ है, तो चांसेस आरबीआई ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, ऐसे में ना यही लॉजिक अगर काम करना चाहिए अगर आपको ऑप्शन नहीं पता है, और इसका ना बी ऑप्शन ठीक हो जाता है, बीपीएससी ने इसको बी माना है, आरबीआई और नाबार्ड, इसका आंसर हो जाएगा। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर के वीडियोस में बनाए हुए हैं सारी चीज़ें। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना, इंक्रीज हुआ था 640 बिलियन तक दिसंबर 2024 में, ये स्टेटमेंट ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत हैं। 7th लार्जेस्ट थोड़ी है जो फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया का, 4th लार्जेस्ट भी हो गया है, कभी 4th है कभी 5, यही रैंक रहती है इंडिया की। ठीक है, फिर
और आज के टाइम में कितना है, दिसंबर 2025 में है, तो दिसंबर 2025 में है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 696 बिलियन डॉलर। कितना है, 696 बिलियन डॉलर। ठीक है। और करंट अकाउंट डिफिसिट कितना रहता है इंडिया का, 0.8%। ये इंडिया का करंट अकाउंट डिफिसिट है। ठीक है। फिर आगे आते हैं, हाँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का तो मैंने एक दो वीडियोस बनाई हैं जिसमें बिहार और इंडिया का दोनों को अलग अलग करके सेपरेटली किया हुआ है। वो वीडियो आप जाके देखेंगे तो 102 क्वेश्चन आपके लड़ जाएंगे एग्जाम में। तो कौन सा स्टेट है जहाँ 6% से कम पॉवर्टी देखने को मिलती है? आपको पता है ना, हिमाचल प्रदेश स्टेट है, उत्तर प्रदेश स्टेट है, जम्मू कश्मीर तो अब यूटी बन गया है ना, तो स्टेट तो है नहीं ये। तो ये ऑप्शन तो गलत 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 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर वाला, क्योंकि ये तो यूटी बन चुका है। और उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, ये तो कैसे हो जाएगा 6%? तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है यूपी में, बिहार में, तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश आपको पता है ना, एचडीजी में भी एक दो बार टॉप किया हुआ है, एचडीजी इंडेक्स जो आती है नीति आयोग की। तो आपको कमेंट में बताना, ये क्वेश्चन आ सकता है, एचडीजी में टॉप कौन क्या है और बिहार की रैंक क्या है, स्कोर क्या है। फिर आगे आते हैं, हाँ, बिहार का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कितना है, 33.3% मल्टी डायमेंशनल पावर है बिहार में भी। फिर हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना था बट इजी था क्वेश्चन, इतना टफ नहीं बोलेंगे। मिष्टी स्कीम यूनियन बजट 2024-25 में आई, 23-24 में आई। लाइफ का जो प्रोग्राम है ना, आपको पता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये यूएनसीसी की जो यूएनएफसीसीसी की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्लासगो में, वहाँ लॉन्च हुआ था ये। तो एक ही तो ऑप्शन दिया हुआ है, इसी से मैच हो जाएगा। वो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये तो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं हम, 2019 में लॉन्च हुआ था, इसका ये हो जाएगा। फिर पैट जो है ये इमिशन रिडक्शन से रिलेटेड है। फिर आगे आते हैं, तो फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मिष्टी का आपको याद रखना है, कॉफ में हुआ है, कॉफ 2021 जो हुआ था ग्लासगो में। और कॉफ के मीटिंग आपको याद कर लेने हैं, कॉफ 30 कहाँ हुआ है, बेलम, सारे अच्छे से। फिर आता है, हाँ, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आता है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, ये तो पूछा ही जा रहा है हमेशा। एक सेकेंड। हाँ, तो पीरियोडिक लेबर फॉर पार्टिसिपेशन जो है ना, ये पूछा जा रहा है एग्जाम में काफ़ी बार। तो यहाँ क्या पूछा इन्होंने, जो फीमेल का है, जो लेबर्स फॉर पार्टिसिपेशन है फीमेल एज कम्पेयर टू अर्बन फीमेल्स, ये जो है इंक्रीज हुआ है, देर इज अ ग्रेटर इंक्रीज, ऐसा स्टेटमेंट है क्या? यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो है पार्टिसिपेशन जो है रेट इंक्रीज हुआ है फीमेल्स का रूरल एरिया में कंपेयर टू अर्बन एरिया। ठीक है, आपको ये ट्रेंड भी समझना है, अर्बन एरियाज में जो है पार्टिसिपेशन रेट फीमेल का कम है वर्किंग फोर्स में, रूरल एरिया में ज़्यादा है, ये भी आपको समझना है। और हाँ, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, और ये 43% है, 43 नहीं है ये ज़्यादा है, 50-51 के करीब रहता है ये। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो लेटेस्ट वाला डेटा मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और उसका उसका या फिर एक बार गूगल सर्च कर सकते हैं। और शेयर जो है फीमेल वर्कर्स का इन एग्रीकल्चर डिक्रीज हुआ है, वोमेन का जो शेयर है ना एग्रीकल्चर में वो इंक्रीज हो रहा है। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक टर्म है ना, आपने सुना होगा। फिर आगे आते हैं, हाँ, ये साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, तो कौन सा इसका आउटकम नहीं होगा? अटल इनोवेशन का इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग स्कीम है नीति आयोग की। ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पे काम हुआ है बिल्कुल, और ये रिसर्च इनोवेशन एक्सीलेंस फ्रेमवर्क, लेकिन ये अटल इनोवेशन जो है ना सेपरेट स्कीम है सरकार की। फिर हाँ, ये एमएसएमई का जीवीए में कितना कंट्रीब्यूशन है? ठीक है, और ये इंक्रीज हुआ है 2021 से 22-23 के बीच। ये आपको पता है ये 30 के करीब तो रहता है ऑलमोस्ट, तो 38 कहाँ से हो जाएगा? ये दो ऑप्शन 38 और 35, ये तो बहुत ज़्यादा डेटा दिया हुआ है, तो ये दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, 27 था 30 हो गया है। फिर एक चीज़ और बनती है, वो मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ यहाँ। ये स्मॉल, एक सेकेंड, एक तो होता है मीडियम, सेकेंड, हाँ मीडियम, एक तो होता है माइक्रो, एक होता है स्मॉल, एक होता है मीडियम, तीन तरह के इंटरप्राइजेस होते हैं ना। और उसमें जो इन्वेस्टमेंट आई है, मतलब कितना इन्वेस्ट किया है उन्होंने, अगर उन्होंने 2.5 करोड़ से कम किया है इन्वेस्ट, तो वो माइक्रो में आएंगे, और उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 10 करोड़ से कम। अगर वो 25 है, 25 या 25 करोड़ से कम, तो स्मॉल में आ जाएगा वो, टर्नओवर कितना होना चाहिए, 100। और अगर 125 के बीच उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और टर्नओवर उनका 500 करोड़ है,
तो आ जाएगा मीडियम। तो आपको याद रखना है 25-25 का है ये, इधर ये 0-0 चल रहे हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। यहाँ से क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, हमेशा क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, फिर हाँ ये क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे आपने अगर ध्यान से किया होगा ना, तो उसमें डेटा दिया हुआ था। हाँ, सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में डेटा दिया हुआ था। तो 87 जो सीमेंट इंडस्ट्री है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और एमपी, मेन क्या है, इनके पास लाइमस्टोन वाले माउंटेन्स हिल्स है ना, एमपी में हो गया, राजस्थान हो गया, लाइमस्टोन है यहाँ। तो सीमेंट इंडस्ट्री यहीं तो होगी जहाँ रॉ मटेरियल मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, लार्जेस्ट तो हर चीज़ में चाइना है, इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया सीमेंट का। और फिर ये है, हाँ, मोस्ट सीमेंट प्लांट्स आर लोकेटेड फ्रॉम द फार फ्रॉम रॉ मटेरियल, जो जहाँ रॉ मटेरियल मिलेगा ना वहीं मिलेंगे सीमेंट इंडस्ट्री। पहला स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल, बाकी गलत हो जाएंगे। मिशन दक्ष आपको पता होगा, ये प्राइमरी एजुकेशन में जो बच्चे कमज़ोर बच्चे हैं पढ़ने में, ठीक है, पर्सनलाइज मेंटरशिप दी जाएगी बच्चों को, एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं इसमें बच्चों को, यही है मिशन दक्ष, बिहार सरकार का है। फिर आते हैं हाँ युवा, कौन सा युवा फ्रेमवर्क जो है सरकार का, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 का, कौन सा इसका कंपोनेंट नहीं है। हाँ, एजुकेशन सिस्टम में काम किया जाएगा, रेगुलेटरी सपोर्ट दी जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन नहीं किया जाएगा, यही तो पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, फिर आगे आते हैं हाँ बिहार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ये देखो मैंने बोला ना, सर्वे का डेटा, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ था पर कैपिटा जो है ना, जीएसडीपी एट करंट प्राइस, ये 12.8% इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। आई थिंक ये 49% इंक्रीज हुआ है, तो स्टेटमेंट पहले गलत थी है। ठीक है, फिर एस्टिमेटेड शेयर ऑफ टर्सरी सेक्टर ऑफ बिहार, फिर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, 58.8% है टर्सरी शेयर, तो दो ये स्टेटमेंट ठीक होगी। फिर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 4.6 है जीएसडीपी का, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट ठीक है, दोनों नीचे के सही है, तो मोर देन अबव हो जाएगा। ठीक है, ये वाला वीडियो मैं एक्टिव रिकॉल सेशन में लेकर आऊँगा, उसमें आप देख सकते हैं। हाँ, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटाज हैं, अगर आपने वहाँ से किया हुआ है ना, वहाँ से आप डेटा निकाल सकते हैं इसका। प्रोपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन इन बिहार प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन, यस, क्योंकि बिहार की अभी जो फर्टिलिटी रेट है कम हो रही है, तो वो डिक्लाइन होगी बिहार में बिल्कुल, पॉपुलेशन 2041। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू पीक 2041 में, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी बिहार में, बिल्कुल ठीक बात है ये। और एल्डरली पॉपुलेशन इन बिहार एक्सपेक्टेड टू राइज मोर शार्पली देन इंडिया, अब यहाँ यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, एल्डरली पॉपुलेशन है, तो वो इंक्रीज क्यों होगी, वो भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी कंपेयर टू इंडिया, कम, इंडिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। थर्ड स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाती है, पहला स्टेटमेंट ठीक, दूसरा स्टेटमेंट ठीक, तो हो गया ये। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं करेक्ट। ठीक है, फिर ये 55वां क्वेश्चन और बनता है। हाँ, ये बोलता है, एक सेकेंड, पीरियोडिक लेवल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन रेट है। हाँ, कौन सा स्टेटमेंट इसमें एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन को दिखा रहा है, वुमेन का बिहार में एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है वुमेन्स आर एम्प्लॉयड इन फॉर्मल एंड रेगुलर वेज जॉब, ऐसा है क्या, इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा जॉब है, 85% तो इनफॉर्मल ही है सेक्टर इंडिया में, तो वुमेन फॉर्मल में कहाँ से आ जाएगी, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा बिल्कुल। मेजोरिटी ऑफ वुमेन इन सेकेंडरी सेक्टर, गलत हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है मोस्टली वुमेन, और टर्सरी सेक्टर में वुमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफन सर्विंग द हेल्पर हाउस होल्ड, हाँ ये सही है, वुमेन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है सर्विंग दी हेल्पर्स इन हाउस होल्ड इंटरप्राइजेस, ये स्टेटमेंट ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी जो पॉलिटी के हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। ओके, मिलते हैं। काफ़ी डिटेल्स में मैंने वीडियो को बना दिया है, ये एक दो बार आप सुन के जाएंगे ना, तो आपके बेसिक के क्वेश्चन भी ठीक होंगे और आइडिया मिलेगा क्वेश्चन को कैसे ठीक करना है। ठीक है, मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं जो एक्टिव रिकॉल वाले जो सेशन लाया हूँ वो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें, काफ़ी फ़ायदा होगा, 25 से 30 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।